अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हुमायूं मलिक और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। अपने आज के लेक्चर को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे पास क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। सेकेंड पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्यू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे टू रिएक्शंस जिनको हम कहते हैं एक्सोअर्जिक और एंडोअर्जिक रिएक्शंस। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या हैं। तो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस को जानने से पहले आपको फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन का पता होना ज़रूरी है। आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास जो फिजन रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारा हैवी न्यूक्लियाई कैप्चर इंसिडेंट पार्टिकल यूजली न्यूट्रॉन, दे ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विद द एमिशन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। जो हमारा फिजन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है वो हमारे टारगेट पार्टिकल्स या इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। यूजुअली हमारे पास फिजन रिएक्शंस के अंदर जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस केस के अंदर जो हमारा हैवी न्यूक्लियाई होता है वो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है और वो कैप्चर करने के बाद दो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाइज भी कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम फिजन रिएक्शन कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक न्यूट्रॉन है जिसको हमने बम्बार्ड किया है अपने यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर। हमें पता है कि हमारे यूरेनियम न्यूक्लियस का मास नंबर 235 होता है और एटॉमिक नंबर 92 होता है। जब हमने अपने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया है यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर तो हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक को हम नाम देंगे बैरियम और एक हमारे पास होगा क्रिप्टन। बैरियम का मास नंबर 141 होता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 56 होता है, और क्रिप्टन का हमारे पास मास नंबर 92 होता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 36 होता है। और साथ में हमें मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन्स जो कि एमिट होंगे। तो ये थी हमारी एग्जांपल फिजन रिएक्शन की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं। When two light nuclei combine to form a heavy nucleus, the reaction is known as fusion reaction. फ्यूजन रिएक्शन फिजन रिएक्शन का अपोजिट होता है। वहाँ पर हमारा जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर करता है और उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है 2 स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर। और जो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास 2 लाइट न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो ड्यूटेरियम पार्टिकल एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनको हमने रिएक्ट करवाया है और एट द रिज़ल्ट हमें मिलेगा हीलियम न्यूक्लियस, जिसका हमारे पास मास नंबर इस केस के अंदर 3 होगा और एटॉमिक नंबर 2 होगा, और साथ में हमें मिलेगा एक एमिटेड न्यूट्रॉन। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो दो लाइट न्यूक्लियाइज हैं जो कि ड्यूटेरियम थे, उन्होंने कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाया है जिसको हम हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे, और साथ में हमें मिला है एक एमिटेड न्यूट्रॉन। तो ये थी हमारी एग्जांपल फ्यूजन रिएक्शन की, जो कि आपको आगे काफ़ी यूज़ में काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्यू वैल्यू होती क्या है और हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जनरली क्यू न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं हम उनको जनरली कैसे डिफाइन करते हैं। और हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है जिसकी हमारे पास क्वालिटीज़ ये होती हैं कि वो चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। जब हम उसको अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं जो कि हमारा स्टेबल होता है और इनिशियली वो रेस्ट पर होता है, हम जब अपने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है एक रेजिडुअल न्यूक्लियस, जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं हमारे टारगेट न्यूक्लियस के, और साथ में हमें मिलते हैं एमिटेड पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और वो 3 भी हो सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो फिजन रिएक्शन होते हैं और जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो एनर्जीज होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं या रिलीज़ होती हैं। तो जो हमारे पास क्यू वैल्यू है उसकी डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ कॉल्ड क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू की हमारे पास डेफिनेशन है द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ कॉल्ड क्यू वैल्यू।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्यू वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है और टारगेट न्यूक्लियस है, और जो कि हमें एंड द रिजल्ट हमें देंगे रेजिडुअल न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस उन दोनों की जो एनर्जीज होती हैं उनका सम इक्वल होता है हमारे रेजिडुअल और एमिटेड पार्टिकल की एनर्जीज के सम के। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन एनी रिएक्शन द टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। जहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम वो हमारे पास सम होती है दो टर्म्स का, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई के साथ और रेस्ट मास एनर्जी को हम डिनोट करते हैं एम सी स्क्वायर के साथ, जो कि हमारे पास आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हमें मिलता है। सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास जो एनर्जी होती है, सम ऑफ एनर्जी हमारे पास जो रिएक्शन से पहले होती है और वो इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी आफ्टर रिएक्शन, एंड वेयर टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी। So by law of conservation of energy, total energy of reactants is equal to total energy of products। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के पास भी दो एनर्जीज होंगी, एक उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी और एक उसकी होगी रेस्ट मास एनर्जी। और सिमिलरली हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस, रेजिडुअल न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल्स की भी दो दो एनर्जीज होंगी, एक होंगी काइनेटिक एनर्जीज और एक होंगी रेस्ट मास एनर्जीज, जो कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन 1 में जिनको डिनोट किया है। सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी लिखी हुई है ई इज़ ई प्लस एम सी स्क्वायर, वो है हमारे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी, और सेकेंडली हमारे पास लिखी हुई है हमारे टारगेट न्यूक्लियस की एनर्जी, और इक्वल के राइट हैंड साइड पर हमारे पास लिखी हुई है सबसे पहले रेजिडुअल न्यूक्लियस की एनर्जी, और सेकंड टर्म है हमारे पास इमिटेड पार्टिकल्स की एनर्जी। और जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस होता है वो रेस्ट पर होता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो होगी। सो हमारे पास जो इक्वेशन 1 के अंदर इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड टर्म है, उसके अंदर जो हमारे पास ई है जो कि हमारी एनर्जी है टारगेट न्यूक्लियस की, वो ज़ीरो हो जाएगी। सो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी ई प्लस एम सी स्क्वायर, जो कि एनर्जी है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की, प्लस ज़ीरो प्लस एम सी स्क्वायर जो कि एनर्जी है टारगेट न्यूक्लियस की, जिसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी है टारगेट न्यूक्लियस की वो हमने ज़ीरो कर दी है, और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बची है टारगेट न्यूक्लियस की वो सिर्फ एम सी स्क्वायर है जो कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी है। और इक्वल के राइट हैंड साइड पर हमारे पास बच गई है टर्म्स ई इज ई प्लस एम सी स्क्वायर जो कि रेजिडुअल न्यूक्लियस की एनर्जी है, और सेकेंड टर्म है हमारे पास ई प्लस एम सी स्क्वायर जो कि इमिटेड पार्टिकल की एनर्जी है। जब हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हम एनर्जीज़ को ले आएंगे, काइनेटिक एनर्जीज़ के टर्म को हम ले आएंगे, और राइट हैंड साइड पर हम रेस्ट मास एनर्जी वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो सो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज़ हैं किसकी, रेजिडुअल न्यूक्लियस की, इमिटेड पार्टिकल्स की और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास हैं रेस्ट मास एनर्जी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की, टारगेट न्यूक्लियस की, रेजिडुअल न्यूक्लियस की और इमिटेड पार्टिकल्स की। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास क्यू वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हम अगर किसी भी रिएक्शंस की क्यू वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो है हमारे पास ई आर, जो कि हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और हमारे पास जो ई है वो इमिटेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, और जो कि रिएक्टेंट्स हमारे हैं एक है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और एक है हमारा टारगेट न्यूक्लियस। सो हमारे पास जो इक्वेशन 3 बच जाएगी, इक्वेशन 3 हमारे पास जो उसके ऊपर वाले इक्वेशन से सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन 3 हमने बनाई है, वहाँ पर हमने ई टी को ज़ीरो पुट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पर होगा और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी, दैट्स वाई हमारे पास ई टी ज़ीरो हो जाएगा, और इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी ई आर प्लस ई माइनस ई पी।
अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड वो सेम है। तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो होगा क्यू वैल्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि रेस्ट मास एनर्जी है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की, प्लस एम सी स्क्वायर जो कि रेस्ट मास एनर्जी है टारगेट न्यूक्लियस की, माइनस एम सी स्क्वायर विच इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ residual nucleus, and minus mc square which is the residual energy of emitted particles. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसके अंदर हमारे पास जो क्यू वैल्यू आई है वो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई है, और जो इक्वेशन 4 है उसके अंदर हमारे पास जो काइनेटिक जो हमारे पास क्यू वैल्यू आई है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी आई है। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से टू इक्वेशंस फॉर क्यू वैल्यू, वन इज इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर इज इन टर्म ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम नाम दे देते हैं एक्सोअर्जिक और दूसरे को नाम देते हैं एंडोअर्जिक। एक्सोअर्जिक के अंदर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और जो एंडोअर्जिक होते हैं उनके केस के अंदर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो आइए डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली कि हमारे पास एक्सोअर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोअर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जो हमारे पास एक्सोअर्जिक रिएक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास एनर्जी इज़ लाइब्रेटेड, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और हमारे पास इस केस के अंदर जो क्यू वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यू वैल्यूज़ के हमारे पास दो रिलेशन निकले हैं, एक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एक इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, जो कि हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। सो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सोअर्जिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर हमारे पास क्यू वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, सो हम इक्वेशन 3 से ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो रेजिडुअल न्यूक्लियस की एनर्जी और एमिटेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी किसके, एज़ कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, तब भी हमारे पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। और उसके बाद इक्वेशन 4 से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की वो, और जो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी है टारगेट न्यूक्लियस की, वो ग्रेटर होंगी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स। तो तब भी हमारे पास क्यू वैल्यू इस केस के अंदर भी पॉजिटिव आएगी। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया है कि हमारे पास जो एक्सोअर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिसका सिंपली मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि हमने इक्वेशन 3 से कंक्लूड किया है। और सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमें इक्वेशन 4 से हमने कंक्लूड किया है। और उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारी एंडोअर्जिक रिएक्शंस। एंडोअर्जिक रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इस केस के अंदर हमारे पास जो क्यू वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो आइए अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोबारा एनालाइज करते हैं कि हमारे पास इस केस के अंदर हम क्या कंक्लूड करेंगे। तो जब हमारे पास क्यू वैल्यू इस केस के अंदर नेगेटिव होगी तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द सम ऑफ रेजिडुअल काइनेटिक एनर्जी और रेजिडुअल काइनेटिक एनर्जी एंड इमिटेड पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कंपेयर में हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेटर होगी, तभी हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी। और इक्वेशन 4 से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमें क्यू वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो हमारे पास जो रेस्ट मास एनर्जी होगी रेजिडुअल न्यूक्लियस की, और जो रेस्ट मास एनर्जी होगी इमिटेड पार्टिकल की, वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, तो तभी हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो इस केस के अंदर हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी वो लेस होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के, और जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो लेस होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को पहले डिस्कस किया कि हमारे पास क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने हाउ टू कैलकुलेट क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को भी डिस्कस किया, और एट द एंड हमने टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि हमारे पास एक्सोअर्जिक और एंडोअर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।